हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में फर्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू इट स्टेट्स दैट एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स। हर एक बॉडी दूसरी बॉडी को फोर्स लगाती है। कैसे? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and is inversely proportional to the square of the distance between them. That means F proportional m1 m2। मान लीजिए दो मासेस हैं m1 and m2, ठीक है। एक का मास 4 kg, एक का मास 5 kg। तो उन दोनों मासेस को आप मल्टीप्लाई करो, उस पर डिपेंड करेगा फोर्स F, जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड उनके बीच डिस्टेंस मान लीजिए 4 और 5 kg के बीच में डिस्टेंस 10 मीटर है, तो 10 मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसके इनवर्सली होगा F। इट मींस यदि दो मासेस को हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पर फिक्स कर दें, R हम फिक्स कर दें, और मासेस को बढ़ा दें, लाइक 4 kg और 5 kg जगह 40 और 50 कर दें, तो उनके बीच लग रहा फोर्स बढ़ जाएगा। मतलब जितने ज्यादा मासेस होंगे वैल्यूज वाइज, उसके अकॉर्डिंग एफ फोर्स भी ज्यादा बढ़ के आएगा। सिमिलरली यदि मासेस फिक्स कर दें 4 kg एंड 5 kg, पहले उनको पास रखें फिर दूर रख दें, देन डिस्टेंस बढ़ने के साथ एफ फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली है और वो भी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन किया तो बना एफ प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आप चाहो तो प्रोपोर्शनल का सिंबल लगाकर एक कांस्टेंट रख सकते हैं, जिसको हम कैपिटल G बोलते हैं। यहाँ पर आप K भी रख सकते थे, बट जनरली इट इज बीन कॉल्ड एज कैपिटल G। व्हाट इज G? इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मीनिंग भी है यूनिवर्सल, मतलब दुनिया में हर जगह इस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स्ड होगी। इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट इसलिए मैंने कहा है इसका नाम यूनिवर्सल है। बहुत कम ऐसे कांस्टेंट्स होते हैं जिनका नाम यूनिवर्सल होता है, उनमें से एक ये भी है। नोट, ध्यान दीजिएगा, ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पॉइंट मासेस। किन मासेस के लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट मासेस। ये जो हमने फॉर्मूला अभी जनरेट किया है F इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये ओनली फॉर पॉइंट मासेस के लिए है। मैंने डायग्राम तो दिखाया आपको बड़े बड़े मासेस का, बट मन में रखिए कि जो स्मॉल r डिस्टेंस है काफी बड़ी है, ओके, सो दैट ये मासेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में पॉइंट की तरह ही अज्यूम किए जाएंगे। m1 पर m2 अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, दिस इज अ अट्रैक्टिव फोर्स। m2 ने m1 को अपनी तरफ फोर्स लगाया, तो फोर्स का नाम हो गया F12 वेक्टर, ओके। उसी तरह से m1 ने m2 पर फोर्स लगाया, नाम हो गया F21 वेक्टर। अब इस फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया है, बट इनके वेक्टर फॉर्म निकालने कैसे हैं, उसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक पर जा रहा हूं। अब मैं आ रहा हूं न्यूटन्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। Vector form of Newton's law of gravitation। ओके, इसके लिए आप डायग्राम देखिए। मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x y एंड z, ओके। मैंने एक पॉइंट अज्यूम किया, यहां मैंने मास रखा m1 मास इस पोजीशन पर है, इसका मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया r1 वेक्टर, ओके। उसी तरह से मैंने यहां कहीं एक दूसरा पॉइंट मास रखा m2, उसका मैंने पोजीशन वेक्टर बनाया ऑब्वियस r2 वेक्टर, ओके। इन दोनों पॉइंट को मैंने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस डिफाइन भी कर दिए, नाम दे रहा हूं मैं r, ओके। अब आपसे पूछा जाएगा m1 पर m2 ने कितना फोर्स लगाया। तो एज यू नो, these are attractive forces
तो M2 M1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को बोलेंगे F1 वेक्टर। कई बुक्स में आपको F1 लिखा हुआ मिलेगा, राइट। यदि F1 लिखा हुआ दैट मीन 1 मास पर लगने वाला फोर्स, बट लगा कौन रहा है, सेकेंड, तो उस नंबर को आप पीछे लिखिए। तो F12 वेक्टर क्या हो गया, फोर्स ऑन फर्स्ट मास ड्यू टू सेकेंड। ओके, नाउ उसी तरह से सिमिलरली यदि आपसे पूछा जाए M1 M2 पर कहां फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियस M1 M2 को अपनी तरफ फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्टिव इन नेचर होने के कारण ग्रेविटेशनल। नाम क्या दोगे, किस पर फोर्स लग रहा है, सेकंड पर। कौन लगा रहा है, 1। तो क्या नाम हो गया, F21 वेक्टर। दैट इज द फोर्स ऑन सेकंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट बॉडी। ओके, नाउ अब इनके मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन निकालते हैं। उसके लिए आपको समझना होगा दैट ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, तो आपको यूनिट वेक्टर्स डिफाइन होने चाहिए। यदि मैं इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर के रूप में डिफाइन करूं, ठीक है, तो ये आएगा R21 कैप। याद कीजिए R21 कैप क्या था, ये लीजिए R21 कैप इक्वल्स टू R2 minus R1। But remind that R21 वेक्टर निकालने के लिए आपको R2 minus R1 वेक्टर करना पड़ेगा। ये R2 रहा, ये R1 रहा, ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो यहां से यहां तक जो वेक्टर आएगा वो R21 वेक्टर आएगा, बट इस डायरेक्शन को आप R21 कैप भी बोल सकते हो। ओके, एंड सिमिलरली दिस डायरेक्शन इज नोन एज, यस बिल्कुल सही, R12 कैप। ओके, R12 कैप कहां से आएगा, R12 वेक्टर निकालिए जो आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और फिर इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दीजिए उससे कि R12 कैप आ जाएगा। बट डायरेक्शन ध्यान दीजिए, इसको आप याद भी कर सकते हैं। R21 कैप क्या चीज है, 1 से 2 की तरफ, ऐसे ही 12 क्या है, यस यस, 1 से 2 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ, और R21 क्या है, 1 to 2। तो कई लोग क्या है F12 और R21 में कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, वहां तो है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और R21 है 1 वेक्टर की पोजीशन से 2 वेक्टर की पोजीशन तक। ठीक है, इसको मैं वर्ड पे ना खेलते हुए अब मैं आपको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करता हूं। जैसे आपसे बोला गया कि आप F12 वेक्टर फाइंड आउट करें। एज यू नो F12 वेक्टर होगा F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन F12 कैप। समझ रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वेक्टर बन जाता है। नाउ F12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी भी डिफाइन किया था हमने, क्या था वो, G M1 M2 अपॉन डिस्टेंस। हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस लिया है वो R ली है, ठीक है, तो R²। अब बात डायरेक्शन की है। यदि मैं अब एज यू नो F12 वेक्टर कहाँ है, इस तरफ यूनिट वेक्टर कौन सा है, R21 कैप। यदि मैं यहाँ R21 कैप लिखूंगा तो आप 1 2 1 2 1 2 चलते आ रहे हैं, बट जैसे 21 आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, R21 कैप की जगह R12 कैप लिख रहा हूँ। फिर लोग पूछेंगे भी कि सर आपने R12 कैप क्यों लिखा, समझिए, R12 कैप इस तरफ है और मेरा F12 वेक्टर या F12 कैप दैट मीन डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ, तो अपोजिट हो गया। कोई बात नहीं, यहाँ माइनस डाल दो। क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि F12 वेक्टर कहाँ है, R12 कैप जहां है उसका अपोजिट, दैट मीन माइनस। ओके, इस कंडीशन से फायदा ये हुआ कि यदि आप F12 वेक्टर लिख रहे हैं तो यहां पर भी R12 कैप आ रहा है, F12 वेक्टर। ओके,
मैग्नीट्यूड तो सिंपल है ही, यहाँ बस एक माइनस सिंबल आप ध्यान रखेंगे। सिमिलरली हमें इस डायग्राम को रफ करने से पहले F12 वेक्टर आया है, इसमें मैं F21 वेक्टर भी डिफाइन कर देता हूं। यहां देखिए F21 वेक्टर, सिमिलरली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कितना है? मैग्नीट्यूड G M1 M2 अपॉन R², राइट। और डायरेक्शन या तो आप डायरेक्शन 1-2 कैप लिख दो, अब भूल भी सकते हो तो इसलिए 21 के साथ 21 लिखना है और माइनस सिंबल लाना है, जैसे अपने वहां डाला था, तो माइनस R21 कैप। ओके, तो आप दोनों फॉर्मुलेस देख लीजिए, सिमिलर है दैट वन एंड दैट वन, राइट। नाउ अब मैं इस वेक्टर फॉर्म को इलिब्रेट कर रहा हूं, तो मैं डायग्राम रख देता हूं। ध्यान दीजिए डायग्राम में कैप कहां है और वेक्टर कहां है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने 1-2 चलाया दोनों तरफ। नाउ अब मैं इसी वेक्टर फॉर्म को आगे लेके जा रहा हूं। सिंस जब भी कोई आप आर कैप डिफाइन करते हैं वो होता है आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, एम आई राइट। सिंस R12 कैप और R21 कैप मैग्नीट्यूड वाइज तो बराबर है क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर है, बट एक दूसरे के अपोजिट है। इवन दो यदि मैं R12 वेक्टर बनाऊं और R21 वेक्टर बनाऊं तो वो भी एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। यदि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है तो क्या मैं इनको लिख सकता हूं R12 वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू R21 वेक्टर का मॉड इक्वल टू शॉर्ट में R। What is the means of R? Distance between the two particles given जो डायग्राम में दिए हुए थे और M1 M2 के बीच में डिस्टेंस थी। अब उनको चाहे वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड वाइज लिखो या डायरेक्टली R लिख दो, एक ही बात। ओके, अब ध्यान दीजिए वेक्टर फॉर्म को हम आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। अभी हमने F12 वेक्टर डिफाइन किया था G M1 M2 अपॉन R², और यहां था 1-2 के साथ 1-2, बट माइनस में, बिल्कुल सही, माइनस। ओके, इस माइनस को आगे ले जाओ, माइनस G M1 M2 अपॉन R²। क्या R12 कैप R कैप का लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन मॉड R, तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पर R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हमने शॉर्ट में R ही लिखा था, तो इस तरह से माइनस G M1 M2, इसको R लिख देंगे, ये R², तो ये कितना हो गया R3, और ये आ गया R12 वेक्टर, ये हो गया F12 वेक्टर। तो बताइए F12 वेक्टर क्या आया? ये मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला नहीं है, ध्यान दीजिए नीचे क्यूब है। इन शॉर्ट यदि ऊपर वेक्टर है, राइट, पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे R³ आएगा, और यदि मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिट वेक्टर तो नीचे R² आएगा, इस बात का ध्यान रखें। सिमिलरली जैसे आपने F12 बनाया है, क्या आप F21 वेक्टर बना सकते हैं? देखिए माइनस G M1 M2 अपॉन R³, सही है, बस यहाँ 1-2 है, यहाँ 1-2 है, बताओ अब क्या आएगा? बिल्कुल सही, यहाँ 2-1 है तो यहाँ पर भी 2-1। बस ध्यान दीजिए वेक्टर, जब वेक्टर आएगा तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं क्यूब डिवाइड करना है। ओके, इन दोनों से एक बहुत शानदार चीज हमें रिजल्ट या कंक्लूजन मिलता है। देखिए ये ब्रैकेट दोनों के लिए सेम है, एंड हेंस एज वी नो R12 और R21 वेक्टर ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेक्टर और ये वेक्टर भी एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो सेम है, ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनको भी एक दूसरे के अपोजिट होना होगा। इंप्लाइज दैट F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। दैट मीन जिसको हम ऑलरेडी बोल रहे थे कि एक मास दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है तो दूसरा पहले पर भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी,
और मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड ये वाला ध्यान रखें, ये ब्रैकेट ध्यान ना रखें। मैग्नीट्यूड ये है Gm1m2/r²। ओके, बट द मीन्स ऑफ नेगेटिव, तो फिर आपने नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ? यहाँ नेगेटिव साइन का बहुत बड़ा रोल है। नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि दीज आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इन फोर्सेस का जो नेचर है वो अट्रैक्टिव है। R12 वेक्टर क्या बोलता है? R12 वेक्टर बोलता है कि सेकंड पॉइंट का लोकेशन फर्स्ट के रेस्पेक्ट में क्या है। ओके, तो उसमें ध्यान रखें कि F12 वेक्टर और R12 उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हमने 12 नाम दिए हैं। और माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अट्रैक्टिव नेचर। ओके, थैंक यू।